नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाइबल राज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और GR क्लासेस बाइबल राज सर YouTube चैनल पर हम हर रोज़ जो है वो जीके से संबंधित जो है वीडियो जो है अपलोड कर रहे हैं। और आज उसी क्रम में एक नया टॉपिक हिंदी, इसको मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसका एक टॉपिक आज आपको पढ़ाऊंगा और इसकी एक डेमो क्लास आपको जो है मैं आज अपने इस चैनल YouTube पे आपको दूंगा। और अभी तक अगर आपने GR क्लासेस बाइबल राज सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो समय से आपके पास पहुंच सके। ठीक है, देखिए हिंदी क्या है? एक भाषा है हमारी। हिंदी क्या है? हिंदी हमारी एक भाषा है। और भाषा जो है ये किस शब्द से जो है वो निकला है? ये निकला है भाष शब्द से, भाष धातु या भाष शब्द से। और ये कहाँ से आई है? ये आई है जी संस्कृत से। कहाँ से आई है जी? संस्कृत से। ठीक है जी, तो इसको याद रखना है, संस्कृत का शब्द है। ठीक है जी, भाष जो है इससे ही बनी है भाषा। ठीक है, इससे ही क्या बनी है? भाषा। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद, अक्षर, ध्वनि और वर्ण। यानी कि यहां पर हमें क्या याद रखना है? जैसे मैं कोई वाक्य बोलता हूं, राम क्रिकेट खेलता है, राम गाना गाता है, तो वो क्या है? एक वाक्य है। और उसमें जो है सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारी वर्ण है। तो ये याद रखना है, वर्ण जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है। और यही मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा आज, वर्णमाला। क्योंकि देखिए हिंदी पढ़ने के लिए चाहे संज्ञा है, समास है, अलंकार है, संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सर्वनाम विशेषण कुछ भी है, सबसे पहले हमें वर्णों का जो है वो ज्ञान होना जरूरी है। और वर्णों का ज्ञान, इसीलिए वर्णों के ज्ञान के लिए हमें क्या पढ़ेंगे आज? वर्णमाला जो है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्णमाला कितने प्रकार की है ये तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक है जी, तो वर्ण भी क्या होते हैं जी? स्वर और व्यंजन। क्या है जी? वर्ण, स्वर और व्यंजन। अब स्वरों की संख्या 13। कितनी है जी? 13। अगर पूछता है स्वरों की संख्या कितनी है, ऑप्शन में 13 नहीं है, 11 है, तो 11 आंसर है। अगर पूछता है कुल स्वरों की संख्या तो वो 13 ऑप्शन में है, तो 13 आंसर है। वो कौन कौन से है वो अभी हम पढ़ेंगे। देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा, ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, री। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब वर्णों की संख्या जो है वो टोटल नहीं है 11, ये केवल स्वरों की संख्या है। ठीक है जी, ये केवल कितनी संख्या है? 11। और किसकी है? स्वरों की है। इसमें जब हम मतलब ये अनुस्वार अनुनासिक जोड़ेंगे तब ये जाकर जो है वो 13 हो जाएगी। ठीक है, और अब जो है व्यंजन, व्यंजन कितने हैं हमारे पास वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास स्वर टोटल हो गए 11। अगर आपसे पूछे कि स्वरों की मात्राएं कितनी होती हैं, तो स्वरों की मात्राएं हमारे पास कितनी होती हैं भाई? 10। ये भी याद रखना है। क्यों? इस ए की कोई मात्रा नहीं होती, इस अ की कोई मात्रा जो है वो नहीं होती। आ, ये वाली मात्रा, ई छोटी की मात्रा है ना, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ये मात्राएं क्या है हमारे पास? 10 है। कितनी है? 10 है। ठीक है जी, अब स्वर भी 2 प्रकार के हैं, हरिशब्द स्वर और दीर्घ स्वर। हरिशब्द स्वर क्या है? ए, ई, उ, री, सी। इनको ऐसे ही पढ़ना है, अ, ई, उ, री, सी। अब ऐसे नहीं, छोटा ए, बड़ा ए, ऐसे नहीं, क्या पढ़ना है? अ, ई, उ। ये आ देखो, अ, आ, ई, उ। जो ये बड़े वाला आपको दिखेगा, दीर्घ दिखेगा, इसकी साउंड जो है, इसकी जो ध्वनि है वो लंबी जाती है। ठीक है जी, तो हरिशब्द स्वर हमारे पास, इनको हम और क्या कह सकते हैं? मूल स्वर। ये कितने हो गए हमारे पास? ए, ई, उ, री। और बाकी जो 7 बचेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे भाई? दीर्घ स्वर हो जाएंगे। ठीक है जी, यहां तक आपने याद रखना है। उसके बाद एक प्लुत स्वर भी होता है भाई,
प्लुत स्वर। ठीक है, अब प्लुत स्वर क्या है, देखो ये एक्चुअल में जो धार्मिक कथाएं होती है ना, जैसे जैसे ओम का जाप होता है, वहां पर हम जो है ऐसे करके इसको रिपीट करते हैं किसी भी लंबी ध्वनि के लिए, जैसे ओम राम ऐसे। ठीक है, अब राम लिख दिया वो अलग बात है, राम ये अलग बात है। इसको हम क्या नाम दे दिया, प्लुत स्वर का। ठीक है जी, जैसे हमें राम लिखना है, ये क्या कर दिया हमने, राम लिख दिया। ठीक, ये तो थे हमारे स्वर। ठीक है, अब क्वेश्चन कहां से बनता है, क्वेश्चन बनता है व्यंजन से। अब देखो जब आप स्वर बोलते हो, आपसे पूछेगा स्वर की व्याख्या कीजिए, स्वर की डेफिनेशन क्या है। स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और व्यंजन, इनको बोलने के लिए भाई हमें सहायता जो है वो लेनी पड़ेगी अन्य वर्णों की। ठीक है, अब देखो व्यंजन क्या है, इनको बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। अब पहले इनको हम एक टेबल के माध्यम से पढ़ाऊंगा मैं आपको, आपको याद रह जाएगा। देखो इनको याद करने का तरीका क्या है, पहले तो सबसे पहले इसमें होते हैं स्पर्शी व्यंजन। कौन से हैं जी, स्पर्शी व्यंजन, क च ट त प, इसको कहते हैं कचट तप। ठीक है, अब क ख ग घ अंग है। ठीक है जी, च छ ज झ अय। ठीक है जी, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये हमारे देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ऐसे भी 1 2 3 4 5। तो यानी कि ये टेबल हमारा क्या हो गया, 5 गुणा 5 का टेबल हो गया 25। हमारे कैसे हो गए भाई, स्पर्शी व्यंजन हो गए। 25 क्या हो गया हमारे, स्पर्शी व्यंजन हो गए, क से लेकर म तक। इनको क्या नाम दे दिया गया, स्पर्शी व्यंजन। ठीक है जी, अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या आता है आपके पास। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि जब भी, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप बोलते हो, कोई भी व्यक्ति बोलता है, जब भी कोई बोलता है तो वायु जो हवा है हमारे फेफड़ों से निकलकर मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा बाहर आती है, और बाहर आने से पहले वह जहां टच करती है उस वर्ण को जो है उसी का नाम दे दिया गया। जैसे अगर गले को टच करके आती है तो कंठ है। ठीक है जी, और अगर तालव्य को टच करके आती है, तालु को, जो हमारे ऊपर तालु होता है गले से ऊपर, इसको अगर तालु को टच करके आती है तो उसे तालव्य का नाम दे दिया गया। अगर फिर जैसे हमारे जीभ का ऊपर का पार्ट है, तो अगर इसको टच करके आती है तो उसको मुर्दा का नाम दे दिया गया। अगर हमारे दांत जो है, टीथ जो है, अगर इनको टच करके आती है तो उसको दांतों, मतलब दंत्य का नाम दे दिया गया, दांतों से जो टच होगी। और अगर किसी भी अक्षर को बोलते हुए, किसी भी वर्ण को बोलते हुए हमारे जो होठ हैं, लिप्स हैं, अगर वो मतलब उनको टच करके आता है या वो हिलते डुलते हैं, वो अपना मतलब चेंज होते हैं, तो क्या होता है, वो ओष्ठ है। तो इसको कैसे याद रखोगे भाई, इसको देखो याद रखना है, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। ये हमारा जो है, इसको एक डायग्राम है इसको याद करने का, और ये एक्चुअल फैक्ट है। जैसे मैं बोलता हूं क, पहले वाली लाइन बोलता हूं क ख ग घ। ठीक है, इनको बोलते समय क्या है, हमारी जो साउंड है वो आ रही है, वो गले को टच करके जो है वो बाहर की ओर आती है। ठीक है जी, अगर च छ ज ज, इनको मैं बोलता हूं तालव्य। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो एक्सपेरिमेंट आप इस पे करिए, देखो, क्योंकि यहां पर बिना टच किए आएगी तो आपको महसूस नहीं होगी ये बात। लेकिन अब बोल के देखो, ट टमाटर, ट ठ ड, जीभ जो है वो फोल्ड होके आपके ऊपर लगेगी, जीभ के ऊपर वाले पार्ट पे, जिसे हम मुर्दा कहते हैं। ट ठ ड ढ, ये जीभ आपकी कहां लगेगी, फोल्ड होके जहां लगेगी उस पार्ट को कहते हैं मूर्धन्य। अब दंत्य, त थ द ध न, बोल के देखना आप एक बार जरूर, त थ द ध न। अब ये क्या है, हमारी जीभ किसको टच कर रही है, हमारी जीभ टच कर रही है हमारे दांतों को। इसका मतलब क्या हुआ, जिसके दांत नहीं है वो ये वाली लाइन बोल ही नहीं पाएगा। त, अब देखो दांतों को जीभ टच कर गया, त थ, अब जिसके दांत नहीं है वो कैसे बोल लेगा, इसको बोल ही नहीं पाएगा इसको। ऐसे ही देखो प फ ब भ म,
लिप्स आपस में एक दूसरे के साथ टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, इसीलिए इनको क्या नाम दे दिया गया, ओष्ठ्य। देखो सारी चीजें नेचुरली हैं, कुदरती हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। कभी आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, प बोल के देखते हैं और जिसमें होठ न हिले, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हमारे 25 के हो गए भाई स्पर्शी व्यंजन हो गए, ठीक है जी। फिर बात आती है इसके बाद य र ल व। य र ल व इनको कहते हैं जी अंत्यस्थ व्यंजन। आप पेपर में सीधा ही पूछ लेता है अंत्यस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा है या नहीं है, तो आपने 4 याद रखने हैं, य र ल व। अब इन 4 में भी पहला और अंतिम इनको कहते हैं अर्धस्वर। क्या कहते हैं जी, अर्धस्वर, ठीक है। उसके बाद र को कहते हैं जी लुंठित। र को क्या कहते हैं, लुंठित। ल को कहते हैं पार्श्व या पार्श्विक। ल को क्या कहते हैं, पार्श्व या पार्श्विक। तो हमारे पास य र ल व के हो गए अंत्यस्थ व्यंजन। अगर पहले और अंतिम के बारे में पूछे तो अर्धस्वर है, र लुंठित है, ल पार्श्विक है, ये याद रखना है। उसके बाद हमारे तीनों जो है वो स, श, श, स, ह। अब ऐसा बोला जाता है कि जब श, स, स, ह इनको हम बोलते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है, और उसी गर्म हवा के कारण इनको नाम क्या दे दिया गया भाई, उष्मीय व्यंजन। क्या नाम दे दिया गया, उष्मीय व्यंजन। क्या नाम दे दिया गया, उष्मीय व्यंजन। इनको बोलते उसमें उष्मा जो है वो बाहर निकलती है, उष्मीय व्यंजन। उसके बाद अक्ष, त्र, ज्य, नोट ज्ञ, ज्य और श्र। और क्या है जी, श्र, ठीक है। तो देखो 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37, 37 और 11, 37 और 13 50। अभी 2 मैं बताऊंगा आपको उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, वो भी बताऊंगा आपको। 52 हो जाएंगे। वर्णमाला की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी जी, 52, 52, ठीक है। अब अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, अब इनको कहते हैं भाई संयुक्त व्यंजन। इनको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। अब ये संयुक्त क्यों कहते हैं, संयुक्त का मतलब ही क्या है, संयुक्त का मतलब होता है जो 2 या 2 से अधिक किसी भी चीज से मिलकर बना हो, या जिसमें 2 चीजों का मिश्रण हो, वो संयुक्त होती है, ठीक है। अब यहां पर संयुक्त व्यंजन है तो इसका मतलब क्या है, व्यंजन में 2 बने होंगे। जैसे अगर मैं यहां बात करता हूं तो इसका मतलब भी हम क्या लिख सकते हैं, ये सभी के साथ ए लगा सकते हैं, क्योंकि ए की साउंड सभी से आती है, ठीक है जी। पैर में हलंत लगाएंगे, उसको अदा कर देंगे और पीछे ए लगा देंगे। ऐसे ही यहां देखो क्ष, त्र, ज्य और श्र, ठीक है। अब ये क्या बोला जा रहा है, क्ष, क्या बोला जा रहा है ये, क्ष। अब इसको क्या बोलेंगे, क प्लस स प्लस अ, तो ये क्या बन गया हमारा, क्ष। अब ऐसे ही त, र, अ, ये क्या बन गया, त्र। अब ये इसको ज्ञ से ज्ञानी बोलते हैं, हम बचपन से क्या बोलते आ रहे हैं, ज्ञ से ज्ञानी। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं ज्ञ की संधि करूं तो ये किससे संधि होगी, ज्य प्लस अय, ये क्या होगा भाई, ज्य। क्या बोला जाएगा, ज्य। लेकिन किताबों में, रियल लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या बोलते हैं, ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी। जैसे ज्ञान, अब ज्ञान तो नहीं कोई बोलता, क्या बोलता है, ज्ञान। तो ये सारी चीजें जो है संधि करके पता लगती। अब ये श्र, श प्लस र प्लस अ, तो ये 2-3 व्यंजनों से जो है, सॉरी वर्णों से जो है मिलकर ये बन रहे हैं। इसमें व्यंजन भी है और अस्वर भी है, तो इनको क्या नाम दे दिया गया, संयुक्त व्यंजन। क्या नाम दे दिया गया जी, संयुक्त व्यंजन का, ठीक है। अब ये देखो यहां पर ये श्र है, मैं यहां इसका एक एग्जांपल देता हूं। श्र क्या है जी, ये श्र, ठीक है। अगर मैं लिख देता हूं कि श्र से श्रृंगार बनाओ, तो क्या बनाएंगे हम, श्रृंगार। लेकिन क्या ये सही है, ये गलत है। ये देखो ये पहले ही क्या है, श्र। अगर इसके पैर में री ऋषि वाली मात्र लगा दी हमने, तो क्या बनेगा, श्र री, श्र री, तो पूरा क्या बनेगा, श्र रिंगार। गलत हो जाएगी ना बात। इसीलिए ये पेपर में भी आता है, इसको ऐसे लिखते हैं। ये क्या होता है, ये होता है शुद्ध वर्तनी में श्रृंगार। जब मैं शुद्ध वर्तनी आपको लिखवाऊंगा उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी, एक 2-3 शब्द जो हैं वो ऐसे हैं। उज्ज्वल हो गया आपका, वो शुद्ध वर्तनी में पूछे जाते हैं, ठीक है। वो कैसे बने हैं, क्यों उनमें मतलब व्यंजनों का जो है वो अदा अदा करके दिया गया है, वो सारे कंसेप्ट से पढ़ेंगे कि वो है क्यों, एक्चुअल में फैक्ट क्या है उनके पीछे। तो ये क्या हो गया भाई हमारा श्र, ठीक है। और श्र गार के साथ क्या लगाएंगे, श्रृंगार,
ठीक है, यहां पर इसको पूरा नहीं लिखेंगे, इसको आधा ही लिखते हैं। ये क्या होता है हमारा श्रृंगार। ठीक है जी, तो हमारे पास ये कितने हो गए भाई 25, 4 अंत्यस्थ हो गए, कितने हो गए 29, 4 उसमें हो गए 33, 4 हमारे पास संयुक्त व्यंजन हो गए 37। अब देखो दो क्या होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, दो होते हैं भाई उत्क्षिप्त, जिनको हम बोलते हैं गौण या ताड़न जात। क्या बोलते हैं, गौण या ताड़न जात। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से हैं, ड और ड। ये दरअसल ये वाले ड और ड नहीं है, इनके पैर में बिंदी है, इनके नीचे बिंदी है, एक डॉट लगा दी है, उससे इनकी जो बोलने की प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो गई अड़। जैसे इसका यूज हम करते हैं, अब मैं ये लिख देता हूं, ये क्या बन गया पढ़ाई। क्या बन गया पढ़ाई। आप क्या कर रहे हो अभी पढ़ाई, ये गलत हो जाएगा, इसको इसीलिए ठीक करने के लिए क्या लगाते हैं, इसके नीचे डॉट लगाते हैं। अब ये क्या बन गया पढ़ाई, एक्चुअल में भी क्या है पढ़ाई है। अब आपसे पूछता है सड़क। अब जब तक इसके पैर में ये बिंदी नहीं लगेगी ना, उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं लगाओगे, तब तक ये क्या रहेगी सड़क। क्या रहेगी सड़क। और सड़क एक्चुअल में कुछ नहीं होता, क्या होती है सड़क। क्या होती है भाई सड़क। तो ये याद रखना है, डे यहां यूज होता है, मतलब ये देखो जब हम लिखेंगे ढक्कन, ढक्कन की देखो साउंड कैसी आ रही है ढक्कन, अड़क्कन तो नहीं लिखेंगे ना, अड़क्कन गलत हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे पढ़ाई, तो उसी लिए पैर में क्या लगा दी इसके डॉट लगा दी गई। ठीक है, तो ये दो क्या हो गया हमारे पास उत्क्षिप्त हो गए, इन्हीं को कहते हैं गौण व्यंजन, इन्हीं को कहते हैं ताड़न जात व्यंजन। इन्हीं को क्या कहते हैं ताड़न जात व्यंजन। ठीक है जी, इन्हीं को कहते हैं गौण व्यंजन, और ये हमारे क्या हो गए उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है जी, तो ये याद रखना है आपने। और ये जो है हमारे व्यंजन हो गए, ये इधर हमारे स्वर हो गए, इनको जो है वो याद रखना है। अब यहां पे मैं लिख देता हूं, ये देखो हमारे पास कितने हो गए, ये 25 और 4 29 और 4 33 और 4 37 और 2 39, 39 और 11 मैंने ये लिखवाए, 39 और 11 हो गए 50। एक होता है अनुस्वार जिसको हम बिंदी बोलते हैं, मतलब कोई भी चीज अंगह में बोलनी हो जिसके ऊपर हम डॉट लगाते हैं। और एक होती है विसर्ग, एक क्या होती है विसर्ग, एक और एक 2, 50 और 2 52, और टोटल संख्या भी कितनी है 52 है। ये क्या हो गया हमारे वर्ण हो गए। वर्णमाला में कितने वर्ण है 52 है, 13 और 39 के रूप में हम इनको पढ़ते हैं, या 11 और 39 प्लस 2 के रूप में हम इनको जो है वो पढ़ने का काम करते हैं। ठीक है जी, ये आपने याद रखने हैं। अब जो है सजरल, स ज र ल, ये 4 ऐसे हैं, स ज र ल, इसको याद रखना है सजरल। ये जो है दंत मूल है, दांत के मूल भाग में जीभ हमारी जाकर टकराएगी, स ज र ल, दांत के मूल भाग में जाकर टकराएगी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं दंत मूल कहते हैं। इनको दंत मूल या वत्सर्य भी कहते हैं। ठीक है जी, और दो हमारे जो है उत्क्षिप्त हमने पढ़ लिए। ठीक है जी, सजरल पढ़ लिया हमने। उसके बाद जो है एक और होता है व और फ, व और फ, इनको दंत्योष्ठ्य कहते हैं भाई, दंतोष्ठ्य। ठीक है जी, ये क्या है दांत और होठों से दोनों से बोले जाते हैं व फ, व फ। जब आप बोलोगे देखोगे दांत आपके लिप से टकराएंगे, व फ, व फ, ध्यान से बोल के देखना एक बार, तो ये क्या हो जाएंगे दंतोष्ठ्य। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास, फटाफट से मैं आपको बता दूं, फिर हमारे पास जो आते हैं वो होते हैं अलप्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष। अलप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। देखिए नीचे से मैं शुरू करता हूं, अघोष। अघोष, अब देखो जब हम बोलते हैं ना तो हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, और अगर नहीं होती तो अघोष है, अगर होती है तो सघोष है। जहां आ जाता है आगे वहां मनाही होती है किसी भी बात की, अगर हम जैसे शांति है उसके आगे ए लगा देते हैं तो क्या हो गया अशांति। मतलब क्या है जब ए आगे लग जाता है तो मनाही हो जाती है। तो वहां भी यही चीज है कि अघोष, अघोष का मतलब क्या है जब हम घोष करेंगे किसी चीज का, किसी बात को बोलेंगे और हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, मतलब मनाही हो न हो, तो उनको क्या कहते हैं भाई हम अघोष कहते हैं। उनको क्या कहते हैं हम अघोष कहते हैं। ठीक है, ये कैसे याद रखना है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा प्लस ये होते हैं हमारे तीनों श, सलगम, समान, षटकोण, तीनों 1 2, मतलब
पहला और दूसरा, ठीक है जी, और तीनों श स श, ये तीनों हमारे इसमें होते हैं। अब सघोष, सघोष में देखो जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन होती है 3 4 5, मतलब 3 4 5 प्लस क्या है य र ल व प्लस है, य र ल व प्लस है, ये सघोष क्या है जी य र ल व प्लस है। महाप्राण और अलप प्राण, अलप प्राण में वायु कम मात्रा में निकलती है मतलब अल्प मात्रा में निकलती है, महाप्राण में वायु ज्यादा मात्रा में निकलती है मतलब महा, ठीक है जी। अलप प्राण जिनमें वायु कम मात्रा में निकलती है, ठीक है। अब अलप प्राण हमारे पास ये क्या होते हैं, अलप प्राण जो है जिनमें कम निकलती है ये होते हैं, जैसे हम ओडी1 सम विषम के तरीके से इसको याद रख सकते हैं, 1 3 5 प्लस य र ल व, और ये 2 4 प्लस स वाली लाइन, मतलब स श है, ये षटकोण वाला बीच में कर लेना, बस ये याद रखना है तीनों श होते हैं और है होता है। तो अलप प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष, ये आपको मैंने चारों जो है वो बता दिए। अगर आपसे पूछता है ये तो व्यंजन हो गए कि स्वर, स्वर सारे अलप प्राण है प्लस सघोष है, स्वर सारे अलप प्राण है प्लस सघोष है, ये याद रखना है भाई, ठीक है। ये आप जो है यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको देख भी सकते हो, ठीक है। और इसको एक बार ध्यान से जो है दोबारा वीडियो को स्टॉप करके जहाँ से आपको समझ नहीं आता है वहाँ से इसको पढ़ लोगे, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में यहाँ डाउट वगैरह आपके सारे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये एक बार ध्यान से मतलब पढ़ना है तो इसको बुक से जरूर देखें, एक बार किसी भी बुक से जो अच्छी बुक हो हिंदी की, और वहाँ से इसको पढ़ने का प्रयास करें। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने ये वीडियो भी ध्यान से देख ली तो बहुत सारे डाउट आपके यहीं क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई एक दो बात वर्णमाला में रहती है तो आप बुक से पढ़ सकते हो, वैसे मेरे हिसाब से ये जो है कंप्लीट हो चुका है चैप्टर आपका। स्वर 11 है, ए आ ई उ ए ऐ ओ औ री री सी, ठीक है। मात्रा इनकी 10 है, अ की मात्रा नहीं होती। फिर हमारे व्यंजन है जो हमारे 25 पहले स्पर्शी व्यंजन है, क से लेकर म तक, कचट तप, मतलब क च ट तप, क ख ग ग च छ ज ज, ये वाली, ठीक है। ये सबसे पहले कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ है, इनको याद रखना है। फिर अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व, य और व इसमें अर्ध स्वर है, ल पार्श्विक है, र लुंठित है, ठीक है जी। उसके बाद तीनों स प्लस है, ये होते हैं हमारे उष्मीय व्यंजन। ये क्या होते हैं हमारे उष्मीय व्यंजन, इनको बोलते समय गर्म हवा निकलती है, प्लस अक्षय, त्रय, ज्य और श्र। ये क्या है, दो वर्णों से अधिक प्लस स्वर के साथ मिलकर बनते हैं, क श अक्षय, ठीक है जी। त्र मतलब त और र, ठीक है। ऐसे ही ये ज्य और हमारा श्रय बनता है, ठीक है। उसके बाद दो हमने पढ़े उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन मतलब जो ताड़न जाति या गौण के रूप में भी जाने जाते हैं, अड़ और अड़, ठीक है जी। जैसे सड़क और पढ़ाई में मैंने इनके एग्जाम्पल आपको दिए, ठीक है। फिर हमने सजरल के रूप में पढ़ा कि दंतमूल है, व और फ ओष्ठ्य है, दंत्योष्ठ्य है। फिर अलप प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष पढ़े, ठीक है। तो ये एक बार चैप्टर आप ध्यान से पढ़ लेना। वर्णमाला के बिना भाई संधि, समास, अलंकार कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखो ABC के बगैर हम कभी भी इंग्लिश को कंप्लीट नहीं कर सकते, वैसे ही इस वर्णमाला के बगैर हम हिंदी को भी कभी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आशा है कि ये एक बार आप ध्यान से पढ़ लोगे, इसको समझने का प्रयास करोगे, और जितना मैंने ये बता दिया है ये मेरे हिसाब से जो है लगभग ये चैप्टर कंप्लीट है। फिर भी कोई चीज़ें रहती हैं एग्जाम्पल के साथ आप बुक से देख लोगे। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी भी हमारी पुरानी वीडियो हैं वो भी आप इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके में जाकर उनके लिंक से उनको जो है वो देख सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसे ही आप तक हम पहुंचाते रहें और हमें भी वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।